चलें जी, इसी खुशी में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आपकी किस्मत में आ चुका है। इसको जल्दी से फड़का दें। सॉल्व करें, शाबाश। करें। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूं, ठीक है, और फिर अभी बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों एक चीज को देखना है। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा सर ने सॉल्व कर दिया, माशाल्लाह सॉल्यूशन आ गया, चलो क्लैपिंग करें सर के लिए, माशाल्लाह क्या बात है, आंसर आ गया हमारा। नहीं, हरगिज बात नहीं है। तो आपने सॉल्यूशन को नहीं देखना कि सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। आपने ये देखना कि मेरा रीडिंग स्टाइल क्या है, मैं क्वेश्चन को रीड कैसे करता हूं, मैं लफ्जों को कैसे पहचानता हूं, मैं क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर कहां पे एंड करता हूं। तो आपने क्या करना है, मेरे स्टाइल ऑफ रीडिंग को, स्टाइल ऑफ कंसेप्ट को कॉपी करना है। जैसे कि मुझे भी बचपन में याद है कि तब तो गैजेट्स नहीं होते थे, तो वीडियो गेम की शॉप्स हुआ करती थी। तो बच्चे वो वीडियो गेम की शॉप पे ना जाया करते थे। तो तब टेकन 3 हुआ करती थी, किंग ऑफ फाइटर 98 से ऑनवर्ड चला करती थी, तो 2006 तक आ गई थी। तो जो किंग ऑफ फाइटर थी ना, उसमें ना बहुत ज्यादा ना कंबोज यूज होती थी, वैरायटियां यूज होती थी, याद है कुछ। अब जो साथ अपोनेंट, जो मेरे साथ जिसके साथ मैं खेलता था, वो बहुत लड़का प्लेयर था। उसको टेकन 3 की भी ना बहुत ज्यादा वैरायटीज आती थी कैरेक्टर्स की। किंग की बहुत वैरायटी आती, पूरी पूरी कंबोज आती थी। अब मैं सिर्फ ये कम से कम 1 आवर तक सिर्फ मैं उसके हाथों को देखता रहता था, यार ये कौन से बटन किस कॉम्बिनेशन से प्रेस करता है। यानी कि उसको देख देख कर फिर वो मैंने चीजें ऑप्ट कर ली, क्योंकि वो सिखाता तो था नहीं। यार तो कैसे कंबो लगाते हैं मुझे बता। अगर वो सबको सिखा देता तो फिर हम उसको हराते रहते। ठीक है, तो उसके स्टाइल को देख देख कर वो हमने चीजें काफी बहुत चीजें सीख ली। तो आपने बच्चों इसी तरह से मेरे स्टाइल को, मेरे रीडिंग को, मेरे कंसेप्ट को कॉपी करने की ट्राई करनी है। क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसकी परवाह नहीं है हमें। बात समझ आ रही है? चलो जी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं। कामरान ट्रेडर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 मई 2021। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑपरेशन 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर इंपोर्टेड इन वन लॉट। कहता है एक लॉट में कामरान ने कितने यूनिट्स इंपोर्ट किए। दोबारा से, कामरान ने कितने यूनिट्स इंपोर्ट किए। कह सकता हूं ये तो यूनिट परचेज्ड हैं, ये तो यूनिट परचेज्ड हैं। कितने यूनिट परचेज किए? 30,000। तो 30,000 को मैंने बॉक्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग एक्सपेंस वर इंकर्ड। सर ये जो खर्चे हुए हैं, ये कितने यूनिट्स के खर्चे बता रहा है। इसका मतलब 30,000 यूनिट मंगवाने की कॉस्ट कितनी आई, परचेज प्राइस कितनी आई, 6 लाख। सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पे ना ये लफ्ज पढ़ के कंफ्यूजन होती है, ये बार बार कंफ्यूजन होगी, तो इस कंफ्यूजन को आज दफना दो। सही है। सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब बच्चा ये कंफ्यूज होता है, सर हो सकता है ये 6 लाख तो 10% माइनस करने के बाद है, यानी कि 90% है। सही है। अगर परचेज प्राइस के साथ वो ट्रेड डिस्काउंट मेंशन कर रहा है, इसका मतलब उसने एडजस्ट नहीं किया तो ही मेंशन कर रहा है, वरना लिखता था नेट ऑफ परचेज प्राइस। वरना क्या कहता है वो, नेट ऑफ परचेज प्राइस। तो नेट ऑफ परचेज प्राइस 6 लाख कहता, तो इसका मतलब ये 10% ट्रेड डिस्काउंट शामिल, माइनस हो चुका हुआ है। इसका मतलब परचेज प्राइस गिवन कर रहा है, सब्जेक्ट कंडीशन क्या है भाई, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, तो 6 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परचेज प्राइस। तो सर परचेज प्राइस कितनी आ गई, 60 लाख आ गई, 6 लाख आ गई, सॉरी। यहां तक कोई टेंशन नहीं। इस 6 लाख में से क्या करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो भाई 6 लाख का 10% क्या होगा, 60,000। तो 60,000 यहां से मैं माइनस करूंगा। आंसर बताओ क्या आता है मेरा, 5,40,000। ऐसे ही है, 5,40,000 ये मेरे पास आंसर आ गया। यहां तक कोई टेंशन नहीं। इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होती हैं बच्चों, इसको ऐड कर दें। तो 5 लाख में क्या कर देंगे, 36,000 ऐड कर दूंगा, ऐड कर दिया हमने, कोई टेंशन तो नहीं है। तो ये 36,000 हमने ऐड कर दिया। अच्छा, फिर रिफंडेबल सेल टैक्स, रिफंडेबल सेल टैक्स कुछ करेंगे,
सर इग्नोर करेंगे, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, सारे इसको इग्नोर मारेंगे। तो 80,000 हो गया इग्नोर। एलसी चार्जेस 24,000 ऐड करेंगे, बिल्कुल ये 24,000 हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फ्रेट चार्जेस एक 20 ऐड होंगे, बिल्कुल एक 20 ऐड हो जाएंगे ये। क्लियरिंग चार्जेस 60,000 ऐड कर दो। ट्रांसपोर्टेशन टू गोडाउन, बच्चों ट्रांसपोर्टेशन टू गोडाउन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करेंगे। आगे ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड करेंगे, और बोलो गोडाउन रेंट ऐड करेंगे, फायर इंश्योरेंस कोई नहीं, ठीक है। सारों का टोटल कर लें, सबका टोटल कर लें, क्या आंसर आ गया, 8,10,000। क्या मुझे कोई बच्चा इस 8,10,000 का नाम बता सकता है? 8,10,000 का नाम क्या है? 8,10,000 का नाम क्या? सर ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सर ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं पड़ी थी, ये लंबी चौड़ी लिस्ट का सवाल करवा दिया एक। तो इसका नाम क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 8,10,000, ये कितने यूनिट्स के लिए आई है? 30,000 के लिए। अब रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा, अब रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सर ये कीमती वर्ड है, कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करो, कब? इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आ चुकी 8,10,000, पर ये तो जब हमने 1 मई को इन्वेंट्री 30,000 यूनिट खरीदी उसकी है, लेकिन वो कौन सी पूछ रहा है, 31 दिसंबर, यानी कि वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट जानना चाह रहा है। ऐसे ही है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2021 2800 यूनिट्स आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री। इसका मतलब 2800 क्या है मेरे पास, क्लोजिंग क्लोजिंग यूनिट्स है, ये क्लोजिंग यूनिट्स है। अगर क्लोजिंग यूनिट्स आपके पास हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट से। ऐसे ही है बच्चों, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हेलो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। सर फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। क्लोजिंग यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस्ट पर यूनिट से। तो क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। क्लोजिंग यूनिट्स है मेरे पास, यस 2800। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवा दें। सर टोटल कॉस्ट कितनी है, 8,10,000, और ये 8,10,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, ऊपर चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें, 30,000। तो इसको डिवाइड कर देंगे 30,000 यूनिट से, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। इसको क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करवाया, दिस इज द कॉस्ट ऑफ टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताएं आंसर क्या आता है, कितना, 75,600। तो राइट आंसर इज 75,600 इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर ये हमारा आंसर बनेगा, चेक कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है बच्चों, ये कीमती बात कौन बताएगा आपको, रिक्वायरमेंट बताएगी। ये रिक्वायरमेंट बताती है क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो रिक्वायरमेंट में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, और क्लोजिंग यूनिट्स गिवन थे,
कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल कॉस्ट 810 थी और यूनिट्स 30,000 थी। आंसर आ गया हमारे जी। कोई प्रॉब्लम? तो ये देख लिया कहाँ कहाँ गलतियां की आप लोगों ने। गलतियां हाईलाइट कर ली, कहाँ कहाँ गलतियां। हाँ, फाइनल वाला एंड से गलत हो गया। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो बच्चों हमने कैलकुलेशन करी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट कर ली ना इस वाले तरीके से, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको कैलकुलेट करने में क्या आती है बच्चों? प्रॉब्लम आती है। तो क्या प्रॉब्लम आती है? नंबर 1 कहता है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या ट्रेडिंग का फिनिश गुड हो, इनमें एक प्रॉब्लम आती है। नंबर 1, इफ डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक, अगर हमारे स्टॉक में डिफरेंट आइटम पड़े हुए हैं, इसका मतलब डिफरेंट आइटम डिफरेंट प्राइसेस पर पड़े होंगे। तो डिफरेंट आइटम है, हमने किस प्राइस पे खरीदा होगा पता होगा, वो ज्यादा मिक्सअप नहीं हुए। अगर होंगे भी तो डिफरेंट प्रोडक्ट है तो डिफरेंट प्राइसेस उनकी होंगी। तो एट द एंड टोटल स्टॉक कितनी वैल्यू का पड़ा हुआ है ये हमें इजीली पता चल जाएगा। बात समझ नहीं आई? बात समझ नहीं आई? मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। चलो हम कोई कैरेक्टर ले लेते हैं ये रिस्क नहीं कर रहा। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर ले लेते, कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेस्टोरेंट है, ठीक है, और रेस्टोरेंट में हम खाना छाना बनाते हैं, ठीक है, और हमारे पास वेजिटेबल्स हैं कुछ, ठीक है। तो वेजिटेबल में अनियन है, ठीक है, पोटैटोज हैं और टोमेटोज हैं, ठीक है। अनियंस आ गए, पोटैटोज आ गए, टोमेटोज आ गए, डन। अच्छा जी, क्वांटिटी मान लें 10 kg ये पड़ा हुआ है, पोटैटो को 5 kg पड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं 15 kg पड़े हुए हैं, और जो टमाटर हैं मान लो वो 5 kg पड़े हुए हैं, ठीक है। बाद में हमने और केजी भी खरीद लिया, ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, अब क्या आएगा, इनका रेट आएगा, ठीक है। जो प्याज है पर केजी क्या है, पर केजी का रेट बता दो, 200 चल रहा है। और आलू, आलू 80, 80 लगा लें। चलो 50 लगा लेते हैं, वहीं 50 लगा लेता हूँ। टमाटर 100 रुपये लगा लेता हूँ, ठीक है। ऐसी है, इसका मतलब जब क्लोजिंग स्टॉक आया, जब क्लोजिंग डेट आई, तो हमारे स्टॉक में अनियन 10 kg पड़ा हुआ था, पोटैटो 15 kg पड़ा था, टमाटर 5 kg पड़ा हुआ था, और हर एक डिफरेंट, बच्चों डिफरेंट प्रोडक्ट है ना, तो हर एक डिफरेंट रेट पर आ रही होगी। इसका मतलब अगर मुझे क्लोजिंग वैल्यूएशन फाइंड करनी है तो सर कैसे फाइंड करूंगा? बस सिंपल मल्टीप्लाई करके 2000 और 750 और ये कितना आ जाएगा 500, तो इनको जमा करूंगा, इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 3 डिफरेंट प्रोडक्ट का इतना आ जाएगा, वो यूनिट्स आ जाएंगे और टोटल करेंगे तो इनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3250, यानी कि 3250 आ जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ आ गई है? अब बताएं, हमने ये जो 3250 कैलकुलेट किया, ये क्लोजिंग यूनिट्स की टोटल हमने वैल्यूएशन कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, क्या कोई टेंशन हुई? क्या कोई टेंशन हुई? कोई टेंशन नहीं। टेंशन कब होने वाली है? टेंशन कब होने वाली है? जब ये वाला प्रोग्राम आने वाला है। क्या करना, फॉर एग्जाम्पल हमने आलू खरीदे, हमारी चिप्स की फैक्ट्री है बच्चों, हमारी कौन सी फैक्ट्री है? हमारी चिप्स की फैक्ट्री है, ठीक है। हमने पोटैटोस खरीदे, ठीक है। अब मसला ये आया कि मान लें कि हमने मंडे वाले दिन, बच्चों किस दिन, डेट भी ले सकते हैं, मंडे वाले दिन क्वांटिटी, रेट, और यहां पे आ जाएगा अमाउंट। हमने 10 kg आलू खरीदे,
और 10 केजी आलू जो मिले, मान लें वो हमें मिले 50 के रेट वाले, तो आंसर कितना आ गया? 500। फिर ट्यूसडे वाले दिन आलू नहीं खरीदे, वही चल रहे थे। वेनेसडे को हमने 20 केजी आलू खरीद लिए। कितने खरीद लिए? 20 केजी आलू खरीद लिए। तो वेनेसडे वाले दिन हमें रेट मिल गया 60 वाला, 60 का रेट मिल गया, तो कितना आंसर आ गया? 1200। ठीक है। फिर थर्सडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन हमने 5 केजी आलू खरीदे। कितने? 5 केजी। तो उस दिन हमें 65 वाला रेट मिल गया। ठीक है। बताओ क्या बनता है? 325। अच्छा, फिर हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन हमने 15 केजी आलू खरीदे। उस दिन तो लेवल ही हो गया, 75 वाला रेट मिला, तो आंसर क्या है? 1100, 1125। टोटल क्वांटिटी करो जरा, क्वांटिटी का टोटल करो जरा। हाँ, 50 केजी टोटल आलू खरीदे। बच्चों कितने खरीदे? 50 केजी आलू खरीदे। वो जो 50 केजी आलू खरीदे, कह सकता हूं ये परचेज क्वांटिटी है, ये टोटल परचेज्ड है। ठीक है। मान लें कि प्रोडक्शन में जो इश्यूड हुए, वो इश्यूड हुए बच्चों, जो इश्यूड हुए वो 40 केजी इशू कर दिए। इसका मतलब क्लोजिंग में कितना बच गया होगा? 10 केजी बच गया होगा। ऐसे है, 10 केजी ये मेरे पास बच गया होगा। किसमें? क्लोजिंग में। कह सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग स्टॉक है 10 केजी। अब ये जो 10 केजी है, अब रोला ये पै गया बाजार में कि 10 केजी यार ये कौन से वाले बचे होंगे? आलू तो सारे एक जैसे ना शक्ल से, शक्लो सूरत आलू की एक जैसी, आलू रिमेन आलू। क्या ख्याल है? अब मुझे कैसे पता चला यार? अच्छा, मंडे वाले दिन 10 केजी आलू आ गए, मैंने फेंक दिए वहां पे। वेडनेसडे, अच्छा कुछ आलू बच गए थे, 10 केजी इस्तेमाल थोड़ी हुए होंगे, कुछ बच गए थे। मैंने कहा यार स्टॉक आउट ना हो जाए, इन्वेंट्री खत्म ना हो जाए। मैंने वेडनेसडे को 20 केजी आलू खरीदे, उनको भी 10 केजी वालों में से जो बचे हुए आलू थे उनके अंदर मिला दिया। फिर जुमेरात वाले दिन 5 केजी आलू मिले, उनको भी मिला दिया। फिर हफ्ते वाले दिन 15 केजी खरीदे, उनको भी मिला दिया। अब जो सारे आलू एक ही जगह पड़े हुए हैं, टोटल 50 केजी है, 40 केजी इस्तेमाल हो गए चिप्स बनाने में। अब जो 10 केजी आलू रह गए होंगे, अब मसला यह है वो कौन से रेट वाले रह गए होंगे? 75, 65, 60 या 50 वाले, है ना? हैवी ड्यूटी रूला पै गया ना। इसका मतलब जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बच्चों, जब हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने लगते हैं, तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है। वो तब प्रॉब्लम अराइज होती है when we have similar item exist in our stock like potato। जब हमारे पास सिमिलर स्टॉक होता है, तो जो एंड वाले बचे हुए आलू होंगे 10 केजी, वो कौन से रेट वाले बचे होंगे? नहीं हम बता सकते सर, नहीं बता सकते। तो इसका हल क्या निकाला? इसका हल बुजुर्गों ने ये निकाला कि हम ये जो रेट है कि किस बेसिस पर फाइंड करेंगे? दो बेसिस पर। हमारे सिलेबस में कौन सी बेसिस गिवन है? दो। नंबर वन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो, एंड नंबर थ्री, नंबर टू एफ को वेटेड एवरेज कॉस्ट। लाइफो भी होता है लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं होता। और अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो लाइफो इतना प्रैक्टिकली परफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो यूज करती हैं कुछ इंडस्ट्रीज, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है, अब उन्होंने भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे व्हेन वी हैव सिमिलर आइटम इन अवर स्टॉक, तो बच्चों हम अगर सिमिलर आइटम हो तो हम कौन सा मेथड से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं? फाइफो से या एफको से। तो हम ये देखेंगे कि फाइफो से कैसे कैलकुलेशन करते हैं और एफको से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। क्या समझ लग गया कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में हम फाइफो और एफ को क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिमिलर आइटम हमारे पास पड़ी होती हैं, वो सिमिलर आइटम एक जगह पे पड़ी होती हैं, तो एट द एंड में पता चलता नहीं है जो बच गया वो क्या बच गया। ठीक है, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं? अच्छा जी, तो अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने का सोल्यूशन क्या है? हम देखो, अगर आप देखें, मैंने आपको छुपके छुपके से एक छोटा से छोटा सवाल भी करवा दिया। अगर आप लॉजिकली देखना चाहें, क्योंकि हमारे पास दो ही मेथड है ना, फाइव और एफ को,
आपको आपके पास एट द एंड कितने केजी बच गए, कितने केजी बच गए? ऑब्वियस बात है 10 केजी 15 केजी में से बच गए होंगे ना। फाइफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो 10 केजी वाला आया वो सबसे पहले आउट हो गया होगा, 20 केजी वाला आउट हो गया होगा, 5 केजी वाला आउट हो गया होगा, तो 10 केजी किसमें से बचा होगा? 15 में से। तो 15 वाला किस रेट पे खरीदा था? 75। इसका मतलब 10 का रेट क्या होगा? 75। 10 का रेट क्या होगा? 75। तो 10 का रेट होगा 75। इसका मतलब क्लोजिंग यूनिट 10 केजी है और उनकी अमाउंट क्या बनती है? 750। तो ये देखो हमारा 54 से ये आंसर देखो एक लम्हे में आ गया। सही है। तो हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम फाइफो और एफको को जब अप्लाई करेंगे तो देखो हम सारी इन्वेंट्री को ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो ही तो पता चलेगा एट द एंड क्या बच गया और कितनी अमाउंट वाला बच गया। हम हर इन्वेंट्री के आनियां और जानियां लिखेंगे। सही है, क्लियर? अच्छा जी। तो इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, इन्वेंट्री को दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम फिलहाल सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है ना, इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आइडिया हो जाए आपको। हाँ, परपेचुअल सिस्टम हमारे सिलेबस में है और नॉर्मली इसी का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में फर्क क्या है वो सारे जान लें। परपेचुअल सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। क्या होता है? कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ठीक है। हाँ, मैनुअल सिस्टम भी हो सकता है। इसमें नॉर्मली आप इन्वेंट्री लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? परपेचुअल सिस्टम में क्या बनाते हैं? इन्वेंट्री लेजर अकाउंट बनाते हैं, जिसको बिन कार्ड भी कहते हैं। इसको बिन कार्ड सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिन कार्ड सिस्टम भी कहते हैं इन्वेंट्री लेजर अकाउंट को। ये जो मैंने ऊपर बनाया, ये डिजाइन देख रहे हो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, सर ये इन्वेंट्री लेजर बनाया मैंने, ये इन्वेंट्री लेजर बनाया मैंने, ठीक है। अगर आपने मैनुअल करना है तो इन्वेंट्री लेजर अकाउंट बना लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो? ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए। ये ऑटोमेटिक करता रहता है कैलकुलेशन सारी। फाइफो का फॉर्मूला लगाएंगे, समझा देंगे, हमेशा इन्वेंट्री को ऑटोमेटिकली डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग अमाउंट फाइफो पे बताता रहेगा, तो हमें मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परपेचुअल सिस्टम क्या है? इज केप्ट अप टू डेट, ये रेगुलरली इन्वेंट्री को अपडेट करता रहता है। मैनुअल करना है तो इन्वेंट्री लेजर अकाउंट मैनुअल बना लो, नहीं तो ईआरपी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर लो, तो ये क्या कर लेगा? ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती रहेगी। पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है? पीरियोडिक सिस्टम में हम क्या करते हैं? हमारे पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता, कोई डेली बेसिस पर अकाउंटिंग को रिकॉर्ड नहीं करते। हम क्या करते हैं? फिजिकली अपनी इन्वेंट्री को काउंट करते हैं। कब? एट द ईयर एंड। ईयर एंड में जाएंगे, साल खत्म हो गया, गोडाउन में जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है उसको गिनेंगे। इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, किस रेट वाली पड़ी है, तो सबको मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज द पीरियोडिक सिस्टम। डन? क्या पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम डन बच्चों? यहां तक कोई टेंशन? इसको रिवाइज देख लो। ठीक है जी। इन्वेंट्री हमने पीरियोडिक और परपेचुअल पढ़ लिया। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि इंट्रो में ना आपने पढ़ा हुआ ये इंट्रो वाला ही है, कोई फर्क नहीं है खास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क करके आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने 5 और एफ को से होमवर्क करके आना है, 4 और 5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने होमवर्क में करके आना है। तो 4, 5, 6 लाजमी करके आना है, वरना इंशाल्लाह अल्लाह ना चाहता हड्डियां तोड़ देनी मैंने आपकी। सही है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7, ये कॉस्ट एंड एनर्जी का एक डिफेक्टिव गुड के साथ वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ये इंशाल्लाह कल क्लास में खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो 4, 5, 6 इज योर होमवर्क। लाजमी प्लीज बच्चों होमवर्क करके आइएगा। आप चक्कर में प्लीज पे आ गया हूँ, ठीक है जी। तो होमवर्क करेंगे तो बच्चा की प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो पेपर पास करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।